अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम रेडियोलॉजी का अगला लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ द डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब। तो कंपोनेंट्स ऑफ द डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब में जो फोर्थ कंपोनेंट, हमने ऑलरेडी 3 कंपोनेंट्स को डिस्कस किया है। आज हम फोर्थ कंपोनेंट ऑफ द डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कैथोड। कैथोड एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब का। उसके साथ साथ जो कैथोड होता है, कैथोड खुद बना हुआ होता है। कैथोड इज मेड अप ऑफ द टंगस्टन। कैथोड किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। उसके साथ साथ ये जो कैथोड होता है ये एम्बेडेड होता है एक मेटालिक कप के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं फोकसिंग कप। बाद में अभी मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि फोकसिंग कप का काम क्या होता है और ये कैसे इसके अंदर एम्बेडेड होता है। उसके साथ साथ कैथोड के 3 प्राइमरी पार्ट्स हैं। इसमें पहला पार्ट जो आता है दैट आर कॉल्ड एज कनेक्टिंग वायर्स। इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि कनेक्टिंग वायर्स इसका प्राइमरी पार्ट है। इसका प्राइमरी पार्ट सेकंड आता है, दैट इज द फिलामेंट, और थर्ड प्राइमरी पार्ट जो इसका आता है दैट इज द फोकसिंग कप। आइए देखते हैं कि इसके प्राइमरी पार्ट्स का क्या क्या काम होता है। पहला पार्ट जो इसका आता है दैट इज कॉल्ड एज कनेक्टिंग वायर्स। अगर मैं कनेक्टिंग वायरस की बात कर देता हूं, कनेक्टिंग वायरस का क्या काम होता है इसके अंदर? कनेक्टिंग वायरस का काम यही होता है कि ये इसको वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है और करंट प्रोवाइड कर देता है। अगर मैं वोल्टेज की बात कर देता हूं, यहाँ पे ये वोल्टेज कितना होता है, दैट इज 10 वोल्ट यहाँ पे इसको ये प्रोवाइड कर देता है। करंट की अगर मैं बात कर देता हूं, ये इसको 3.5 एम्पियर का करंट प्रोवाइड कर देता है। तो इसका मतलब कनेक्टिंग वायरस का काम यही होता है कि 10 वोल्ट का करंट 10 वोल्ट प्रोवाइड करना और 3.5 एम्पियर का करंट प्रोवाइड करना। उसके साथ साथ जो कनेक्टिंग वायरस का एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है वो सेम होता है एज दैट ऑफ द पायरेकस गिलास। तो पायरेकस गिलास का जो एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है वही एक्सपेंशन कोएफिशिएंट किसका होता है? कनेक्टिंग वायरस का होता है, जो इसको करंट प्रोवाइड कर देता है और वोल्टेज प्रोवाइड कर देता है। उसके साथ साथ बात कर देता हूं फिलामेंट की। दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कैथोड, दैट इज द फिलामेंट। अगर मैं फिलामेंट की बात कर देता हूं, फिलामेंट एक्चुअली में होता है सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि यहां पे जो मैंने बनाया है, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे आप देखिएगा कंसंट्रेट करके कि जो मैंने रेड से बनाया है, दिस इज द फिलामेंट। फिलामेंट से क्या निकलते हैं? फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, जो कहां जाते हैं? जो अपने टारगेट मटेरियल की ओर जाते हैं। तो ये टारगेट मटेरियल क्या होता है? टारगेट मटेरियल यहां पे होता है एनोड। टारगेट मटेरियल क्या होता है यहाँ पे? टारगेट मटेरियल यहाँ पे एनोड होता है। तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन्स जब निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पे स्ट्राइक कर देते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स अपने टारगेट मटेरियल की ओर स्ट्राइक कर देते हैं। दैट टारगेट मटेरियल इज नेम्ड एज एनोड। तो उसके साथ साथ जब इलेक्ट्रॉन्स इस फिलामेंट से निकलते हैं, अब फिलामेंट कैसे निकलते हैं? जब भी हम वोल्टेज, हाई वोल्टेज अप्लाई कर देते हैं, इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। जब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो इसका मतलब यहां पे जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है? खुद जो फिलामेंट होता है ये खुद बना होता है टंगस्टन का, दैट इज थोरिनेटेड टंगस्टन का बना होता है। थोरिनेटेड टंगस्टन का बना होता है। नाउ क्वेश्चन हियर इज कि जो फिलामेंट होता है, व्हाई फिलामेंट इज मेड अप ऑफ थोरिनेटेड टंगस्टन। थोरिनेटेड टंगस्टन का इसलिए ये बना हुआ होता है क्योंकि इस थोरिनेटेड टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है। इसका कितना मेल्टिंग पॉइंट होता है ये आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, आपके एसएसबीज में पूछे जाते हैं कि इसमें अगर मैं बात करूंगा इसके मेल्टिंग पॉइंट का, यानी कि थोरिनेटेड टंगस्टन फिलामेंट बना होता है थोरिनेटेड टंगस्टन का। अब इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 3410 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। साथ साथ मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स की बात कर देता हूं, वहां पे हम डबल फिलामेंट्स का इस्तेमाल कर देते हैं। अब डबल फिलामेंट्स का इस्तेमाल क्यों कर देते हैं? किसी जगह पे हम रेडियोग्राफी जब करते हैं, इमेजिनिंग जब हम बॉडी पार्ट्स की इमेजिनिंग कर देते हैं, मॉडर्न एक्स-रे ट्यूब्स के अंदर हम डबल फिलामेंट्स का इस्तेमाल कर देते हैं। वन इज स्मॉल फिलामेंट एंड अनदर इज लार्ज फिलामेंट। जो स्मॉलर फिलामेंट्स होते हैं, जो स्मॉल फिलामेंट्स होते हैं, इनको हम स्मॉल बॉडी पार्ट्स के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। जो लार्ज फिलामेंट्स होते हैं इनको हम लार्ज बॉडी पार्ट्स में इस्तेमाल में लाते हैं। लाइक दैट ऑफ एब्डोमेन, वहां पे हम लार्ज फिलामेंट का इस्तेमाल कर देते हैं। अगर मैं एक्सट्रीमिटीज की बात करूंगा वहां पे हम स्मॉल फिलामेंट का इस्तेमाल कर देते हैं। उसके साथ साथ जो डायमीटर होता है इस फिलामेंट का दैट इज 2 mm। अगर मैं इसका यहां पे देखूंगा 1.2 mm लॉन्ग होता है और डायमीटर होता है इसका 2 mm। इज इट क्लियर यहां तक? तो उसके साथ साथ मैं यहां पे बात कर रहा हूं, जो मैंने यहां पे ग्रीन कलर से बनाया है, दैट इज कॉल्ड एज फोकसिंग कप। अब इस फोकसिंग कप का काम क्या होता है? सिंपली
फोकसिंग कप एक ऐसा मेटेलिक कप होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, एक पर्टिकुलर पाथ जो इलेक्ट्रॉन्स को प्रोवाइड कर देता है, एक मेटेलिक कप, उसी को हम नाम देते हैं फोकसिंग कप। आइए देखते हैं कि फोकसिंग कप मैंने यहाँ पे क्या लिखा है। द फिलामेंट इज एम्बेडेड इन द फोकसिंग कप, यानी कि ये जो फिलामेंट है, फिलामेंट दसा हुआ होता है फोकसिंग कप के अंदर, जो इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड कर देता है, विच controls the dimension of the electron beam called focusing cup, यानी कि इलेक्ट्रॉन डायमेंशंस को एक पर्टिकुलर दिशा प्रोवाइड करना, उसी का यही होता है काम किसका, फोकसिंग कप का। उसके साथ साथ अगर मैं फोकसिंग कप की यहां पे बात कर देता हूं, ये जो फोकसिंग कप होता है इट इज मेड अप ऑफ निकल, ये बना हुआ होता है, निकल का बना होता है। उसके साथ अगर मैं फोकसिंग कप की बात यहां पे फिर से एक बार दिखा रहा हूं कि द फोकसिंग कप फोकसेस द इलेक्ट्रॉन्स। अब फोकस का मतलब यहां पे यही है कि जब भी फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करना, किसकी ओर, अपने टारगेट मटेरियल की ओर। जब ये अपने टारगेट मटेरियल की ओर इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, तभी जाके जो इलेक्ट्रॉन्स की, जो एक्सरेज की प्रोडक्शन है वो अच्छे से हो जाएगी, यानी कि इलेक्ट्रॉन सेपरेट आउट ना हो जाए। अगर मान के चलिएगा कि इस फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भी जा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहां भी जा सकते हैं, ये कोई भी डायरेक्शन को ले जा सकते हैं, यहां से इलेक्ट्रॉन्स किसी भी डायरेक्शन में चले जा सकते हैं, मगर इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट आउट होने से बचाता कौन है, फोकसिंग कप, यानी कि ये इनको सेपरेट आउट नहीं होने देता है। अब अगर इनको ये सेपरेट आउट नहीं होने देता है तो इसका मतलब फोकसिंग कप का यही काम होता है कि ये इनको एक ही जगह पे फोकस कर देता है अपने टारगेट मटेरियल की ओर। तो उसके बाद टारगेट विच प्रोड्यूसेस बाय द फिलामेंट दैट इज विदाउट फोकसिंग कप द इलेक्ट्रॉन्स गेट सेपरेट। अब क्वेश्चन यहां पे है, अगर फिलामेंट के अंदर, अगर फिलामेंट के ऊपर हम फोकसिंग कप नहीं लगाएंगे फिर इलेक्ट्रॉन्स को क्या हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये इनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। अब अगर फोकसिंग कप नहीं होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब अगर ये सेपरेट आउट हो जाएंगे उससे क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं। द फोकसिंग कप आल्सो प्रोटेक्ट्स द एडजेसेंट पार्ट्स ऑफ द डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब। इसका मतलब जब भी फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ये सेपरेट आउट नहीं होने चाहिए। अब अगर ये सेपरेट आउट हुए, इसका मतलब जो एडजेसेंट पार्ट्स है डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब के, ये इनको नुकसान पहुंचाएगा। उसके साथ साथ द ट्यूब फ्रॉम डैमेज बाय इलेक्ट्रॉन बम्बार्डमेंट, अगर इलेक्ट्रॉन्स ने किसी अलग पार्ट से, डायग्नोस्टिक एक्स-रे ट्यूब के अंदर बहुत सारे कंपाउंड पार्ट्स है, अगर उनके साथ किसी भी इलेक्ट्रॉन ने बम्बार्ड किया, स्ट्राइक किया, तो वो जो पार्ट्स है वहां पे वो खराब हो जाएंगे। उन्हीं सेपरेट आउट, इलेक्ट्रॉन्स को सेपरेट आउट होने से बचाता कौन है, दैट इज द फोकसिंग कप, जो कि बना होता है खुद निकल का। तो ये था हमारे पास कैथोड जो हमने पढ़ा कि कैथोड, आई होप कि कैथोड आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम अपने फिफ्थ कंपोनेंट की ओर बढ़ते हैं, दैट आर कॉल्ड एज एनोड। तो यहां पे अभी मैं बोल रहा था, अगर ये मैं कंसीडर करता हूं दिस इज कॉल्ड एज द कैथोड, अगर मैं यहां पे कंसीडर करता हूं इसको, ये कैथोड है, तो कैथोड इज द नेगेटिव इलेक्ट्रोड ऑफ एक्स-रे ट्यूब। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, इसके तीन प्राइमरी पार्ट्स है। नंबर 1 यहां पे ऐसे कनेक्ट होता है, यहां पे इसको हम नाम देते हैं कनेक्टिंग वायरस। नंबर 2 कंपोनेंट दैट आर कॉल्ड एज फिलामेंट, एंड नंबर 3 कंपोनेंट दैट आर कॉल्ड एज फोकसिंग कप। तो इसका मतलब फिलामेंट से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ये इसका काम है। नंबर 2 जो पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन प्रोवाइड करना, वो फोकसिंग कप का काम है। वोल्टेज और करंट इस कैथोड को कौन देता है, वो काम होता है बेटा कनेक्टिंग वायरस का, वो काम होता है कनेक्टिंग वायरस का, वो काम होता है कनेक्टिंग वायरस का। शाबाश। उसके साथ साथ अब जो फिफ्थ कंपोनेंट है दैट आर कॉल्ड एज एनोड। एनोड जो होता है, एनोड इज द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ऑफ एक्स-रे ट्यूब। ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है एक्स-रे ट्यूब का। अब ये भी यहाँ पे क्वेश्चन है कि अब अगर ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है एक्स-रे ट्यूब का, ये भी तो किसी चीज से बना होगा ना, ये बेटा बना हुआ होता है, ये भी बना होता है टंगस्टन का। अब टंगस्टन का क्यों बनता है, अभी मैंने आपको इसका आंसर बोल दिया, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है और इसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होता है। जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है दैट इज 3410 डिग्री सेल्सियस। अब अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात कर देता हूं दैट इज 74। इस एटॉमिक नंबर और हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाती है, जो एक्स-रे फोटॉन्स की एफिशिएंसी है वो बढ़ जाता है, व्हिच मेक्स इट
एफिशिएंट फॉर एक्सरे फोटोन एक्सरे प्रोडक्शन। एक्सरे प्रोडक्शन की एफिशिएंसी को कौन बढ़ा देता है? अगर यहाँ पे हम टंगस्टन लगा देते हैं, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स की एक्सरेज की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। इज इट क्लियर? शाबाश। यहाँ पे जो एनोड के दो पार्ट्स हमें पढ़ने हैं। आज हम एक पार्ट इसके अंदर डिस्कस करेंगे, सेकंड पार्ट हम अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम बात कर देते हैं स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब की। स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब, स्टेशनरी से हमें यही पता चलता है कि जो स्टेशनरी एनोड है ये रुका हुआ होगा, यानी कि रेस्ट में होगा। ये इट इज मेड अप ऑफ 2 to 3 mm थिक टंगस्टन। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे आपको बोल रहा हूं कि दिस इज द स्टेशनरी, अब ये बना हुआ होता है 2 to 3 mm थिक टंगस्टन का, यानी कि 2 से लेकर 3 mm थिक होता है एक टंगस्टन, उसी का बना होता है स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। उसके साथ साथ विच इज एम्बेडेड इन अ लार्ज कॉपर ब्लॉक बार। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा, जो मैंने रेड कलर से बनाया दिस इज द कॉपर ब्लॉक, और यहाँ पे जो मैंने टंगस्टन डिस्क बनाया है, ये टंगस्टन की डिस्क जो होती है ये कितना होता है, दैट इज 2 से लेकर 3 mm, 2 to 3 mm थिक होता है दिस टंगस्टन डिस्क। उसके बाद एम्बेडेड, किसके अंदर एम्बेडेड होता है? अभी मैंने यहाँ पे आपको बोला है, यहाँ पे दिखाया भी है कि दिस टंगस्टन डिस्क इज एम्बेडेड इन ए कॉपर ब्लॉक, इन ए कॉपर ब्लॉक बार, इन ए कॉपर ब्लॉक बार के अंदर ये टंगस्टन डिस्क एम्बेडेड होता है। उसके साथ साथ इसके अंदर अब एनोड एंगल कितनी होती है, यानी कि एनोड को कितनी एंगल यहाँ पे मिलनी चाहिए, दैट इज 15 से लेकर 20 डिग्री। तो इसमें जो एनोड एंगल होता है, इसके अंदर जो एनोड एंगल होता है, एनोड एंगल इज 15 से लेकर 20 डिग्री इसके अंदर एनोड एंगल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पे है कि सर आपने यहां पे बोल दिया कि स्टेशनरी एनोड भी बना होता है टंगस्टन का, जो कि एम्बेडेड रहता है एक कॉपर ब्लॉक के अंदर। इसके अंदर जो एनोड एंगल होती है दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट, दैट इज टू मच इंपॉर्टेंट दिस एनोड एंगल। ये आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि एनोड एंगल कितनी होती है, दैट इज 15 से लेकर 20 डिग्री। उसके साथ साथ यहाँ पे बोल रहा हूँ कि जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है ये हम कब इस्तेमाल में लाते हैं, ये हम किस किस जगह पे इस्तेमाल में लाते हैं। पहले ही जो हमने डेंटल एक्सरे यूनिट्स देखे हैं बेटा, डेंटल एक्सरे यूनिट्स के अंदर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ जो हम पोर्टेबल एक्सरे करते हैं, पोर्टेबल एक्सरेज, जो कोई बेडेड पेशेंट होता है जो उठ नहीं सकता है बेटा, उसको हम पोर्टेबल एक्सरेज मशीन का इस्तेमाल करते हैं, उससे हम उसकी बॉडी की इमेजिनिंग कर देते हैं। एट दैट टाइम भी हम इस्तेमाल में लाते हैं स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब। उसके बाद मोबाइल फ्लोरोस्कोपी के अंदर भी हम स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल कर देते हैं। और उसके साथ साथ वायर लो एक्सपोजर इज रिक्वायर्ड। क्यों बेटा हम इसके अंदर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब को हम क्यों इन चीजों के अंदर इस्तेमाल में लाते हैं? डेंटल एक्सरे यूनिट्स में क्यों इस्तेमाल में लाते हैं, पोर्टेबल एक्सरे यूनिट्स में क्यों इस्तेमाल में लाते हैं, उसके साथ साथ मोबाइल फ्लोरोस्कोपी के अंदर हम स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब का इस्तेमाल क्यों कर देते हैं? क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है कि यहाँ पे बेटा लो पावर एक्सपोजर का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे जरूरत ही यही होती है कि हम लो एक्सपोजर का इस्तेमाल कर देते हैं, इसीलिए हम इन यूनिट्स के अंदर स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब लगा देते हैं। क्वेश्चन ये है कि सर अभी आपने बोल दिया कि जो स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब है ये बना होता है टंगस्टन का, व्हाई वी प्रेफर, हम क्यों प्रेफर कर देते हैं कि हम इसके अंदर भी टंगस्टन को लगा देते हैं? प्रेफर हम टंगस्टन इसीलिए कर देते हैं, स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर हम टंगस्टन को इसीलिए प्रेफर कर देते हैं। पहला, इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, दैट इज 74। इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, दैट इज 3387 डिग्री सेल्सियस। उसके साथ साथ ड्यू टू इट इज हाई डेंसिटी भी होती है इस टंगस्टन की। उसके साथ ये इजीली वेपराइज होता है। उसके साथ साथ ये गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ड्यू टू इट इज गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए बेटा हम क्या काम कर देते हैं, हम स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर हम इसीलिए टंगस्टन को इस्तेमाल कर देते हैं बिकॉज ऑफ दीज प्रॉपर्टी। नंबर 1 इज हाई एटॉमिक नंबर, हाई मेल्टिंग पॉइंट, इजीली वेपराइज, हाई डेंसिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी या गुड थर्मल कंडक्टिविटी। इन प्रॉपर्टीज को देख के हम बेटा स्टेशनरी एनोड एक्सरे ट्यूब के अंदर किसको लगा देते हैं, टंगस्टन को। इज इट क्लियर? आई होप कि यहां तक आपको ये क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। अगले वाले लेक्चर में हम रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब को पढ़ देते हैं। थैंक्स